नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको संविधान सभा में जो महिला सदस्य थीं उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, संविधान सभा द्वारा इस देश के संविधान का निर्माण किया गया था। अब चूंकि ये जो संविधान था, ये जो कानून था, वे देश की जनता के लिए था और इस देश की जनता में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। ऐसे में यदि केवल पुरुषों द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाता तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व, उनकी सोच, इन सब चीजों से संविधान सभा अवगत नहीं हो पाती। और चूंकि हमारे देश में योग्य महिलाओं की कमी भी नहीं थी, यही कारण था कि एक सफल लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए जो संविधान बनने जा रहा था उसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया था। वरना आपको पता है कि बहुत सारे आलोचक तो यहां तक कह देते कि ये तो केवल पुरुषों की सभा थी। और आपको पता होगा कि सर साइमन ने तो संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था और इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसे एक जाति की सभा कहा था। अब आपको पता होगा कि संविधान सभा की पहली जब बैठक हुई थी तो उसमें महिलाओं की जो संख्या थी वे 9 थी। और यदि अब हम पूरे के पूरे संविधान सभा की बात करें तो पूरे संविधान सभा में जो कुल महिलाओं की संख्या थी वे 15 थी। तो चलिए एक एक करके इन 15 महिलाओं के बारे में देख लेते हैं। इसमें से सबसे पहली महिला हैं अम्मो स्वामीनाथन। तो यह जो है 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य बनी और 1952 में लोकसभा और 1954 में राज्यसभा के लिए ये सदस्य चुनी गई थी। और इसी के साथ ही ये भारत स्काउट एंड गाइड और सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी रही हैं। इसके बाद जो दूसरी महिला थी वे थी दाक्षायणी वेलायुधान और ये शोषित वर्गों की नेता थीं और ये पहली और एकमात्र दलित महिला थी। इसके बाद जो तीसरी महिला थी वे थी हंसा जीवराज मेहता और ये 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गई थी। और इसके साथ ही ये साल 1945 और 46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद जो चौथी महिला हैं वो हैं बेगम अय्याज रसूल। और आपको पता होगा कि बेगम अय्याज रसूल संविधान सभा में जो महिलाएं थी उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला यही थीं। इसके साथ ही ये 1950 में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गई थी और 1952 में राज्यसभा के लिए सदस्य चुनी गई थी। और इसी के साथ ही 1969 से 71 तक सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रहीं। और 2000 में इन्होंने जो सामाजिक कार्य किया था उसके योगदान के लिए, सामाजिक कार्य में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद पांचवी जो महिला थी वे थी दुर्गाबाई देशमुख और इन्होंने 1936 में आंध्र महिला सभा की स्थापना की जो कि एक दशक के अंदर मद्रास शहर में शिक्षा और सामाजिक कल्याण का एक महान संस्था बन गया था। इसके साथ ही इन्होंने केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जैसे कई केंद्रीय संगठनों की अध्यक्षता भी की है और संसद और योजना आयोग का ये सदस्य भी रही हैं। और 1971 में ये चौथे नेहरू साहित्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। यानी कि 1971 में इन्हें चौथा नेहरू जो साहित्य पुरस्कार था उससे इन्हें सम्मानित किया गया था और 1975 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद जो छठवीं महिला थी वे थी कमला चौधरी, जिन्हें 1946 में मेरठ में हुए कांग्रेस के 54वें सम्मेलन में उपाध्यक्ष बनाया गया था और हापुड़ से तीसरी लोकसभा की ये सदस्य रही थीं। और यह एक प्रसिद्ध कथा लेखिका थीं और आप देख सकते हैं कि इनकी जो कुछ प्रसिद्ध कथाएं हैं जिसमें पिकनिक, यात्रा, बेलपत्र, प्रसादी, कमंडल, ये सब हैं। इसके बाद जो सातवीं महिला थी वह थी लीला राय और इन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए दीपाली संघ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दीपाली संघ नामक एक संगठन बनाया था। और आपको पता होगा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया तो उसके बाद लीला राय ने उनका साथ दिया था और मरते दम तक लीला राय ने सुभाष चंद्र बोस जी का साथ दिया था और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा गठित महिला उप समिति की ये सदस्य भी रही थी और राष्ट्रवादी पत्रिका जयश्री की ये संपादक भी थी। इसके बाद जो आठवीं महिला हैं वो हैं मालती चौधरी और इन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान
ये और इनके पति जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भारतीय कांग्रेस में शामिल हुए और इस सत्याग्रह में अपना योगदान दिया था। इसके बाद नवी जो महिला थी वे थी पूर्णिमा बनर्जी, और ये इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सचिव रही थी। इसके बाद जो 10वीं महिला थी वे थी राजकुमारी अमृत कौर, और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। इसके साथ ही महात्मा गांधी की अनुयायी थी तथा 16 वर्षों तक उनकी सचिव रही थी। इसके बाद 1964 में मृत्यु होने के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी देश की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी थी। इस बात को आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में एम्स की स्थापना के लिए इन्होंने काम किया, और आज जो दिल्ली में एम्स है वे इन्हीं की देन है, राजकुमारी अमृत कौर की ही देन है। इसके बाद जो 11वीं महिला थी वे थी रेणुका रे, और ये अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद की इन्होंने स्थापना किया था, और बंगाल में राहत और पुनर्वास मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इसी के साथ ही ये अंतिम संसद की सदस्य भी रही थी। इसके बाद जो 12वीं महिला थी वे थी सरोजिनी नायडू, और आपको पता ही होगा कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद जो 13वीं महिला थी वे थी सुचिता कृपलानी, और ये देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके बाद जो 14वीं महिला थी वे थी विजय लक्ष्मी पंडित, और आपको पता होगा कि ये जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं ये पंडित नेहरू की बहन थी, और 1937 में स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, और पहली बार एक भारतीय महिला कैबिनेट में मंत्री बनी थी। यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये पहली भारतीय महिला थी जो कि कैबिनेट में एक मंत्री बनी थी। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। और अंत में जो 15वीं महिला थी वो थी एनी मास्करेन, और ये त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी, और यह केरल राज्य की पहली महिला सांसद थी। इस तरह से संविधान सभा में इन 15 महिलाओं ने अपना योगदान दिया था, और देश की राजनीति और समाज के लिए इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।